ऑलराइट, तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म बी आर ए कैसे बनता है। मतलब जब हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आगम खाता बनाया जाता है जिसे रेवेन्यू खाता कहते हैं। रेवेन्यू खाता का फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी रिवीजन के लिए हम इसको एक बार देखेंगे कि कैसे ये खाता बनता है ना। तो पहले फॉर्म का नाम रहेगा, फिर हम बीमाकर्ता का नाम ऐसे करके लिखते हैं, अगर नाम दिया है सवाल में तो उसका नाम लिख देंगे। और IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में इंश्योरेंस बिजनेस को सुपरवाइज करती है, उसके साथ इस कंपनी की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख। ये अगर उस सवाल में दी हुई, तो अक्सर सवाल में नहीं दिया रहता है तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, फिर जिस वर्ष के लिए हम सवाल बनाएंगे 31 मार्च 2008 जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, तो 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आगम खाता है ना। और चूंकि अमाउंट्स बड़े में होते हैं तो हम हज़ार में करके इसका फॉर्मेट बनाते हैं। हालांकि जब हम सवाल बनाते हैं और लाख में हो अमाउंट तो हम इसका उपयोग नहीं करते, जितना अमाउंट दिया रहता है उतना ही एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि ये जो खाता है ये दो भागों में विभाजित होता है ना। पहला भाग जहाँ हमें कुछ लाभ हो रहे होंगे, है ना, या कुछ हमें आय हो रहे होंगे, ये वाला भाग है ना, रेवेन्यू रेवेन्यू हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज जो होता है, द फर्स्ट आइटम इज अर्जित प्रीमियम। अर्जित प्रीमियम मतलब हमने जो प्रीमियम कमाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रीमियम। एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी बेचती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो समुद्री बीमा हो, चाहे वो अग्नि बीमा हो, है ना। एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी बीमा पॉलिसी बेचती है और उसके बदले जो बीमा लेने वाला व्यक्ति है, जिसने बीमा लिया है, वह हर महीने कुछ प्रीमियम देता है ना, बीमा कंपनी को। तो वही है कि अर्जित प्रीमियम जो आया वो हमारे लिए एक आय का स्रोत हुआ ना, हमारे पास आया, आगम है एक, है ना। और ये शेड्यूल 1 का आइटम है, तो ये सबसे पहले लिखाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं अन्य, मतलब अन्य किसी तरीके की अगर आय है ना, जैसे किसी विनियोग को बेचने पर आय होती है, हमने सवालों में देखा है, तो उसको हम लिख देते हैं। तीसरा हम लिखते हैं असमाप्त जोखिमों के लिए संचय में परिवर्तन। ठीक है, तो बेटा जब भी हम परिवर्तन की बात करेंगे, अगर मैं बात करूं परिवर्तन, है ना, परिवर्तन मतलब होता है चेंज। परिवर्तन होता है मतलब चेंज। चेंज मतलब पुराना भी कुछ रहा होगा, है ना, ओल्ड माइनस न्यू, पुराना से नया को घटा देते हैं, पुराना से नया को घटा देते हैं, तो हमें मिल जाता है परिवर्तन। ठीक है, तो साल के शुरुआत में या पिछले साल के अंत में जो भी हमारे पास संचय रहा होगा, और इस साल के अंत में जो हमारे पास संचय बचेगा, उन दोनों में जो अंतर होगा उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे 31 मार्च 2007 को, अभी हम 31 मार्च 2008 की स्थिति में बना रहे हैं ना, तो 31 मार्च 2007 को अगर हमारे पास संचय 1 लाख रुपए का होता, कितने का होता, 1 लाख रुपए का होता, और अभी 31 मार्च 2008 को 2 लाख रुपए का होता, तो हम क्या कहते, कितने का चेंज है, बोले 1 लाख का चेंज है नहीं, तो वही 1 लाख चेंज को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है असमाप्त जोखिमों के लिए संचय में परिवर्तन। फिर आता है चौथा पॉइंट, जिसमें हम ब्याज, लाभांश एवं किराया को लेते हैं, और इसकी सकल राशि मतलब इसमें से कुछ घटाते नहीं है, टैक्स वगैरह कुछ नहीं काटते, जितना आया है उतना एज इट इज लिखते हैं हम। ब्याज जो हमें कहीं से प्राप्त हुआ होगा, लाभांश जो हमें प्राप्त हुआ, किराया प्राप्त होगा। तो ये 4 आइटम हमारे जो है आगम है। क्या क्या आइटम है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, है ना, पहला होता है अर्जित प्रीमियम, जो प्रीमियम हमारे कस्टमर जो हैं, जैसे हम अपने आप को बीमा कंपनी मान के चलेंगे ना, तो हम बीमा कंपनी है, तो हमारे जो हमारे कस्टमर है वो हमें प्रीमियम देंगे, तो प्रीमियम ही तो मुख्य स्रोत है आय का एक बीमा कंपनी के लिए। दूसरा क्या हो गया, अन्य कुछ भी, जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो
तो उससे कुछ आया है ना। तीसरा असमाप्त जोखिमों के लिए संचय में परिवर्तन, चौथा ब्याज लाभांश एवं किराया, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये चारों का योग जो है हम यहाँ पर, चारों का योग जो है यहाँ पर लिख देते हैं। अगर सवाल में पुराने वर्ष का आंकड़ा दिया हो तो पुराने वर्ष का भी लिख देंगे, और सिर्फ इसी वर्ष का आंकड़ा दिया हो तो इस वर्ष का लिख देंगे, है ना। और सिर्फ अनुसूची 1 की आइटम जो है अर्जित प्रीमियम यहाँ पे आती है। नीचे देखते हैं, नीचे जो हमारे व्यय हैं, ये पूरे व्यय, ये जो शुरू वाले 4 हैं वो क्या है, आय, नीचे वाले 4 क्या होंगे, व्यय, ठीक है। तो सबसे मेन व्यय जो होता है एक बीमा कंपनी के लिए वो होता है दावा व्यय। दावा व्यय कहने का अर्थ है जब कोई बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी बेचती है और एक बीमा लेने वाला व्यक्ति जब बीमा लेता है और उसके बदले प्रीमियम देता है, तो जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया और मैंने कुछ प्रीमियम दे रहा हूँ मैं बीमा कंपनी को, और मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले क्या है, दावा करेंगे कि हमारे बच्चे ने इंश्योरेंस लिया था, उसका ये हो गया है तो अब हमें दावा दीजिए, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या है, दावों का निपटारा करती है। कोई ने एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले रखा था तो उसको एक्सीडेंट में इलाज के लिए पैसा देगी कंपनी, है ना। तो यही होता है दावा, ठीक है। और ये शेड्यूल 2 का आइटम है। फिर दूसरा आता है कमीशन, दूसरा मेन खर्चा। कमीशन किसको देगा एक बीमा कंपनी, अपने एजेंट को देगा जी, है ना। क्लास में हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, बहुत सारे सवाल भी बनाए हैं कि बीमा कंपनियों के एजेंट्स होते हैं और वो एजेंट बीमा कंपनी के लिए ग्राहक ढूंढते हैं, ग्राहक खोज कर लाते हैं, बीमा पॉलिसी बेचते हैं बीमा कंपनी के बिहाफ पे, तो उन एजेंटों को कंपनी जो है, बीमा कंपनी जो है कमीशन देती है। तो ये भी एक खर्चा है कंपनी के लिए, है ना। फिर तीसरा आता है बीमा व्यवसाय से संबंधित संचालन व्यय, मतलब बीमा व्यवसाय को चलाने के लिए जितने भी संचालन व्यय आ रहे होंगे, है ना, टैक्स देना पड़ रहा होगा, ऑडिटर का फीस देना पड़ रहा होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो रहा होगा, है ना, लीगल व्यय हो रहा होगा, मतलब कानूनी व्यय हो रहा होगा, ऐसे मरम्मत व्यय हो रहा होगा, कुछ भी व्यय जो संचालन से संबंधित है बीमा कंपनी का, उससे रिलेटेड जो है वो होते हैं बीमा व्यवसाय से संबंधित संचालन व्यय। ये शेड्यूल 4 का आइटम है। कमीशन शेड्यूल 3 का आइटम है ना। उसके बाद अन्य कोई अगर कोई खर्चा है, अन्य कोई अगर व्यय है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इन तीनों से बच के जो भी व्यय बचा वो उसको यहाँ पे लिख देंगे चौथे नंबर पे, है ना। तो आय के 4 आइटम हैं और व्यय के 4 आइटम हैं जी, और टोटल जो भी आएगा इसका आय का टोटल यहाँ पे करेंगे, व्यय का टोटल यहाँ पे करेंगे। अब मान लीजिए आय और व्यय का टोटल हमने कर दिया, उसके बाद हमको पता चलेगा ना भाई कि एक्चुअली में हमको लाभ या हानि कितनी हुई है। मान लीजिए कुल आय हमारा 6 लाख है, कुल आय हमारा 6 लाख 60,000 मान लेते हैं, 60,000 है, और कुल व्यय 50,000 है ना। तो हम क्या कहेंगे कि 10,000 का हमको लाभ है, अग्नि समुद्र या जो भी हमारा बीमा होगा उस व्यवसाय से हमें लाभ हुआ है 10,000 का। तो ये होता है आगम खाता, है ना। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक शेड्यूल का कि शेड्यूल 1 में क्या होता है, शेड्यूल 2 में क्या होता है, शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 4 में, मतलब उसके अंदर जो आइटम्स आते हैं उनके बारे में हम बात